नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 इसलिए पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में कुछ है नहीं, सीधे सीधे 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें वैसे तो आप पूरा लाइन वाले पढ़िएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3-4 टर्म्स पे समझते हैं जो इस क्लास चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा है हाइड्रोस्फेयर और चौथा बायोस्फेयर। ठीक है, और इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो पहले समझते हैं एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है भाई। एटमॉस्फेयर जैसे कि आपका जो वायुमंडल है, ठीक है, ये देखिए आपका जो वायुमंडल है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो आपका जहां से हम ऑक्सीजन वगैरह होती है वायुमंडल हो गया। हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया, जहां पर पानी वगैरह है। जलमंडल जैसे हिंदी में कहते हैं जलमंडल, पानी वानी, यहाँ समुद्र है, पानी वगैरह है। ठीक है, अच्छा लिथोस्फेयर क्या है। अब क्लास 6 की एनसीईआरटी बोलती है, क्योंकि क्लास 6 बहुत छोटे क्लास होती है, तो उसने बोला है कि जहां पर हम खड़े हैं, लैंड जमीन, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, जमीन जो है, जो लैंड है जहां पर हम खड़े हैं, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और इन तीनों जो कनेक्शन है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इन तीनों का जो आपस में इंटरेक्शन होगा, उससे जिंदगी बनती है, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहां पे जीव मंडल है, यानी कि जहां पे लाइफ होगी। लाइफ, अब भाई कोई प्लांट है, पौधा है, उस पौधे को क्या क्या मिलेगा। उस पौधे को पहले तो जमीन चाहिए जहां पे खड़ा हो सके, तो लिथोस्फेयर आ गया। उस पौधे को पानी चाहिए तो हाइड्रोस्फेयर आ गया। ठीक है, उस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया। तो जो बायोस्फेयर है, यानी जीव मंडल जो है, वो तीनों का इंटरेक्शन होता है। पहली चीज तो अब ये समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, अब जैसे मैंने कहा कि लिथोस्फेयर जो एनसीईआरटी क्लास 6 की बोलती है, वो लिथोस्फेयर को बहुत ही सिंपल भाषा में वो डिवाइड कर रही है। मैं थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ एनसीईआरटी खत्म नहीं करनी है, आपको थोड़ा समझना है कि एडवांस, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले समझते हैं कि एडवांस वाली क्या चीज क्या है। देखिए पृथ्वी की जो संरचना है, पूरी पृथ्वी है, इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। अलग अलग, कि भाई हमारी पृथ्वी की गहराई में है क्या, अंदर क्या है, ठीक है, नीचे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो इसके लिए अलग अलग चीजें स्टडी की जाती हैं, और पृथ्वी को अलग अलग तरीके से हमें डिफाइन करते हैं। फिलहाल जो तरीका डिफाइन करेंगे उसको हम क्या करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि पहला जो जहां पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, लगभग वहां से लेकर 0 किलोमीटर तक का जो जगह है, यानी कि हम जहां पे हम खड़े हैं जमीन पर, उस जमीन की 100 किलोमीटर तक गहराई तक, नीचे 100 किलोमीटर तक गहराई तक पूरा एक भूपट्टी होती है, वो एक बड़ा पट्टी बिल्कुल एक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रस्ट। ये जो है ऊपरी जो पोर्शन रहेगा पृथ्वी का, जहां पर इंसान खड़ा होता है, जानवर खड़े होते हैं, आपका जो पूरा है, उसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर क्रस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। उसकी जब 100 किलोमीटर के बाद नीचे जब आते हैं, तो एक चीज और होती है, लगभग 2900 किलोमीटर तक हम जाते हैं, 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक, मतलब कि 100 किलोमीटर से लेकर 2900 तक की किलोमीटर तक की गहराई तक जो चीज रहती है, वो उसे हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। तो पहले में तो क्रस्ट हो गया ऊपरी भाग में, नीचे और गहराई में जाएंगे तो आ जाएगा मेंटल, से कहते हैं मेंटल। ठीक है, अब मेंटल जो होता है, वो उसकी खासियत क्या होती है कि वो लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, जैसे जैसे जमीन के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस कारण जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सब पिघली हुई मिलेंगी, सब लावे के रूप में होंगी, तो वो हमें लिक्विड स्टेज में मिलेंगी। तो जहां क्रस्ट हमारा जो है वो सॉलिड स्टेज में है, जो मेंटल है वो लिक्विड स्टेज में है। क्यों, टेम्परेचर और प्रेशर कारण। तो 2900 किलोमीटर तक की जो चीजें रहेंगी, वहां पे सब हमें पिघली पिघली चीजें मॉल्टन स्टेज में रहेंगी, पिघली हुई स्टेज में रहेंगी। ठीक है, अब हम और अंदर गए 29, जब हम और अंदर जाएंगे तो बिल्कुल जब पृथ्वी के कोर पे पहुंचेंगे, तो वहां पर चीजें जो मिलेंगी वो सॉलिड स्टेज में मिलेंगी। अब ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि भाई हम यहाँ एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाने के कारण चीजें सब पिघल जाएंगी, वो लिक्विड में आ जाएंगी, कोई भी पत्थर वहां नहीं मिलेगा, सब पिघल जाएंगी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब और अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे तो चीजें सॉलिड हो जाएंगी। ये क्यों, क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या करेगा, वो जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी चीज को पिघलाने का जो जो चाहिए वो बढ़ा देगा। यानी कि मान लेते हैं अगर रॉक
यानी पत्थर, उस पत्थर को पिघलाने के लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर लग जाएगा उसके ऊपर कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। अब वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पिघल रहा है, अब वो 5000 सेंटीग्रेड में पिघल रहा है क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है चीजों। तो चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाता है, इस कारण से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाने के कारण जो चीजें होती हैं वो सॉलिड स्टेज में हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे ऊपरी भाग में हम क्रस्ट है जिस पर हम खड़े होते हैं, लगभग 100 किलोमीटर तो यही चलेगा, एक मोटी मोटी पपड़ी होगी। उसके नीचे जाएंगे तो लगभग 100 से लेकर 2900 तक की जो किलोमीटर रहेगा वो उसको हम बोलते हैं आपका मेंटल। ठीक है, मेंटल में क्या होगा, चीजें लिक्विड में होंगी। हम और गहराई में जाएंगे, 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर जाएंगे गहराई में, तो वहां पर क्या मिलता है हमें मिलता है कोर में चीजें रहेंगी, सॉलिड में रहेंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें समझते हैं 2-3 चीजें और समझते हैं। अब हमने वर्ड क्रस्ट समझ लिया, मेंटल समझ लिया, कोर समझ लिया, ये 3 हमें चीज समझ लिया हमने। अब हम समझते हैं लिथोस्फीयर। देखिए एक टेक्निकल वर्ड है लिथोस्फीयर। क्लास 6 की एनसीईआरटी बोलती है कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लैंड जहां पर हम खड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा एडवांस जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्लास 6 को तो खत्म नहीं करना है, हमें तो एडवांस पढ़ना है। लिथोस्फीयर असल में 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन चीजों का कॉम्बिनेशन है कि भाई लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट यानी 100 किलोमीटर तक जो भूपट्टी होगी प्लस अपर सॉलिड मेंटल का होगा। यानी कि क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे जो मेंटल स्टार्ट होता है, ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है, भाई मेंटल हमें पता ना कि ये जो यहाँ पे लिक्विड है, तो क्रस्ट के नीचे जो कुछ थोड़ा सा भाग जो रहेगा ना वो थोड़ा सा सॉलिड में रहेगा, बिल्कुल लिक्विड में नहीं होता है, अब लिक्विड होना शुरू होता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये साइंटिफिक टेक्निकल टर्म है याद करने के लिए। क्रस्ट की जब हम बात करते हैं, सिर्फ क्रस्ट की तो भूपट्टी है जहां पे खड़े होते हैं, लेकिन हम लिथोस्फीयर की जब बात करते हैं तो उसमें क्रस्ट भी आता है और अपर मेंटल भी आता है। क्रस्ट प्लस ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग। तो क्रस्ट और अपर मेंटल जो हैं ये बनाते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर की खासियत ये होती है कि ये जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, एक तरह का लावा है, मॉल्टेन लावा, यानी कि जितने पत्थर जो पिघल गए हैं, ठीक है, बिल्कुल लब करके उस पे एस्थेनोस्फीयर फ्लोट करता है। तो एस्थेनोस्फीयर बिल्कुल पिघले हुआ लावा है। ठीक है, उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फीयर। पिघले हुए लावे को एस्थेनोस्फीयर कहेंगे, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है यानी कि तैर रहा है। ऐसे से समझ लीजिए कि ये जब भूपट्टियां हैं ये तैर रही हैं और तैरते तैरते जब टकराती हैं तभी भूकंप आता है। तो लिथोस्फीयर जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से बना हुआ है और एस्थेनोस्फीयर जो कि पिघला हुआ लावा है उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। समझिए, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्रस्ट में खासियत क्या है, कुछ 1-2 बार और समझते हैं कि क्रस्ट जो है वो 2 चीजों से बना हुआ है। अभी तो लिथोस्फीयर बना था 2 चीजों से, क्रस्ट और अपर मेंटल, लेकिन क्रस्ट भी जो है उसमें 2 चीजें आती हैं। पहली आती है, अगर आप देखो, एक वो जगह चीज जहां पर लैंड है, जहां पे आप खड़े हो, जहां पे हम खड़े हैं, तो ये मान लो यहां खड़े हो तो ये लैंड है। ठीक है, लैंड को क्या बोलते हैं, लैंड को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। टेक्निकल नाम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपीय, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट। और आप देखो समुद्र भी तो होता है। अब समुद्र में क्या होता है, समुद्र में आप देखो, मान लीजिए आप समुद्र में आप ये देखते हो, आप इस तरह समुद्र होता है, ठीक है, तो आप यहां खड़े हो, यहां बीच पे खड़े हो, बीच के पास खड़े होने पर क्या होता है, यहां पर समुद्र शुरू हो गया, या पानी 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 पानी, लेकिन इसका जो बॉटम लेवल भी तो होता है ना, जहां पे समुद्र की तली होती है। भाई यहां तो, यहां पे आप खड़े हो, लेकिन समुद्र, यहां पे समुद्र स्टार्ट हो गया, लेकिन समुद्र का जो बिल्कुल बॉटम होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ओशैनिक बेसिन, ओशैनिक बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट में असल में 2 चीजें आती हैं, एक तो जमीन का हिस्सा आता है, जमीन के हिस्से को बोलते हैं महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंट, और एक आता है आपका ओशन बेसिन यानी कि समुद्र का वो हिस्सा जिसमें पानी के छोड़ने के बाद समुद्र तल आता है, उसका हिस्सा। तो ये जो होगा, ये थोड़ा सा यहां पर 100 किलोमीटर होगा, ये तो जो हमेशा कॉन्टिनेंट होता है, क्योंकि हमें पता है क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर का है, क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर तक का है,
जिसमें आपका कॉन्टिनेंट भी आएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट ज्यादा हिस्सा होता है, आप यहाँ खड़े हो, और जो ओशन के, अगर समुद्र से नापेंगे चीजें, तो क्योंकि समुद्र में पानी भी होता है, तो पानी को हटा देते हैं, और उसके बाद समुद्र तल से लेकर उस 100 किलोमीटर, मान लो यहाँ पे हो गया 25 किलोमीटर, ये हो गया, ठीक है, तो ये होगा, ये सब मिला के क्रस्ट बनाते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 4-5 चीजें साथ चलती हैं, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसके अंदर। क्रस्ट क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, मेंटल क्या है, अपर मेंटल क्या है। फिर क्रस्ट में 2 चीजें हैं, एक है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, और है आपका ओशन बेसिन यानी महासागर यानी ओशन बेसिन आता है, ठीक है। तो क्रस्ट में आपका एक तो ये भी आता है, मतलब कॉन्टिनेंट जिसकी मोटाई ज्यादा होगी क्योंकि लैंड है, और अगर हम समुद्र से नापेंगे तो उसकी मोटाई थोड़ी कम होगी क्योंकि समुद्र ऑलरेडी गहरा होता है, दोनों चीज होती हैं। ये रहेगा आपका। तो 4-5 चीजें थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि 2-4 बार वीडियोस को ऊपर घुमा के देख लीजिएगा, नए समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हाँ, तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। मैं हिंदी में पढ़ाता हूं मैं आपको कि भाई पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, बिल्कुल लिथोस्फेयर कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं। दूसरी कैसे हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं, और जलमंडल के जल में सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ आती हैं। फिर जीवमंडल आता है, एक सीमित क्षेत्र जहां पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, यानी कि बायोस्फीयर। अब भूमंडल की बात करते हैं, भूमंडल यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बना होता है, टेक्निकली एडवांस में क्या बना होता है, लिथोस्फीयर 2 चीजों बना होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, जो कि एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोट करता है। ये एडवांस है। क्लास 6 क्या बोलता है, पृथ्वी का ठोस भाग, क्योंकि बहुत बहुत लिमिटेड कर रहा है वो, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपट्टी यानी क्रस्ट की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भाई लैंड के ऊपर क्या मिलता है आपको, न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है। सॉइल मिल की सॉइल के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर लैंड पे ही तो मिलते हैं आपको। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैसे मैं बताया था ना कि जो क्रस्ट है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला से बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा गया है, यानी कॉन्टिनेंट कहा गया है, ठीक है। और बड़े जलाशय यानी कि जो पानी का जो सागर है उसे महासागरी कहा गया है। तो एक हो गया कॉन्टिनेंट और एक हो गया ओशैनिक, ठीक है, महाद्वीपीय और महासागरीय। मैं पढ़ा चुका आपको इससे एडवांस में, खाली मैं रीड कर रहा हूं यहाँ पर। क्रस्ट के 2 हिस्से हो गए, महाद्वीपीय और महासागरीय, क्रस्ट के 2 हिस्से हो गए, ठीक है। हाँ, विश्व के सभी महासागर आपस में दूसरे जुड़े हुए दिखते हैं, ये सब कुछ फालतू चीजें हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई और समुद्र की नापा जा सकता है, जिस शून्य माना जाता है, छोड़ दिए से कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, पढ़ लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,845 किलोमीटर ऊंचा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम समुद्र के तल से नापेंगे चीजें, समुद्र के तल से हम कहते हैं ना सी लेवल से कहते हैं, तो सबसे हाइट पे कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि है लगभग 8,848 किलोमीटर 48 मीटर। और अगर गहराई की बात करते हैं तो एक है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, वो है गहराई, तो वो लगभग 11,000 किलोमीटर 1000 मीटर पे है। और मैरियाना ट्रेंच एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान फिजिकली पहुंच पाया है, नहीं तो 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर की गहराई से नीचे अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए फिजिकली। तो जितना ये मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और कोर हम बात करते हैं, हम उसके अंदर तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी तक हम ऐसी कोई चीज बना नहीं पाए हैं जो इतना ज्यादा प्रेशर सस्टेन कर पाए, ठीक है। नहीं तो जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे इतना प्रेशर लगता है कि कोई भी चीज बनाएंगे, जो भी हम बनाया होगा जिसमें बैठे होंगे वो टूट जाएगी वो। तो बस मैरियाना ट्रेंच तक हम पहुंच पाए हैं, यानी कि हम 11 किलोमीटर गहराई तक पहुंच पाए हैं, उससे नीचे अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये बात होगी, तो स्क्वायर हो गया। चलिए, हाँ, कॉन्टिनेंट, कौन कौन से कॉन्टिनेंट भाई हमारे यहाँ पे फटाफट, ये तो हिंदी पढ़ते हैं, ये सब तो पढ़ ही लिया। देखो अब एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब आप पढ़ चुके हो। इसमें ये सब डिटेल पढ़ेंगे, अभी कोई खास नहीं है, जैसे बताऊं, ये सब तो बहुत बेसिक से लिखा हुआ है।
आपको पता ही है। इसको हम जैसे जैसे पढ़ेंगे अभी डिटेल में तो उसको और जाएगा। मुझे कोई खास लगा नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा समय बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं मैं इसको, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स आप पढ़ चुके हो आपके अंदर, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी लैंड है, कौन से कहाँ पर है, माउंटेन रेंजेस है, ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसमें कोई बहुत ऐसा चीज नहीं है जो आप मिस कर दोगे। यहाँ पर क्रस्ट और लिथोस्फेयर, इसको समझने वाली बात थी, वो मैंने आपको यहाँ बता दी है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए एक ही समझ लीजिए यहाँ पर, चलो वैसे बाद में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ना इंडिया ने, भारत के 2 शोध संस्थान है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहां पर? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ है आपका? अंटार्कटिका भाई आपकी पृथ्वी है, ये जो ये नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, यहाँ पर अंटार्कटिका, यहाँ बर्फ ढका रहता है। तो यहाँ पर 2 चीजें इंडिया ने रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले हैं, एक का नाम है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री, ये नाम दिए हुए हैं। 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पर अंटार्कटिका में जीवन कैसा है, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये नाम याद रखिए, आएगा मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम है इसका, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलमंडल यानी कि पानी, बायोस्फीयर, सॉरी हाइड्रोस्फीयर। भाई पता ही हाइड्रोस्फीयर में क्या है, सिंपल है, 71% जो हमारा पूरा पृथ्वी में पानी है, ठीक है। 71% जो है वो पानी है, जिसके अंदर आप देखोगे कि 97.5% जो है वो महासागर का पानी है, यानी खारा पानी है, समुद्र का पानी है। लगभग 97%, 98% जो चीजें हैं वो खारा पानी है। खारा पानी का मतलब क्या होता है? इसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। वो अब ये क्या चीज होती है ये हम एडवांस पढ़ूंगा, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा आपको। ये नमक कहाँ से आ जाता है। बचपन में मैंने कहानी सुनी होगी कि नमक वाली जो चक्की वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, नमक कैसे आता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। अभी समझ लीजिए कि जो समुद्र का पानी है उसमें नमक ज्यादा होता है। नमक यानी जो हम खाने में नमक डालते हैं ना, NaCl, वो भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, और तरह के क्लोराइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वो पानी पीने के लायक नहीं होता है। आप समुद्र में कभी जाएं तो आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना नमक उसका होता है कि आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी और आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं, आपको पीना है, आपको मीठा पानी पीना है। और जो मीठा पानी होता है वो सिर्फ है मात्र 2-2.5% है, यानी कि जितनी नदियों के अंदर पानी है वो मीठा पानी होता है, जितना ग्लेशियर्स के अंदर है वो मीठा पानी है, जो हम यूज करते हैं वो मीठा पानी है। हम जो बरसात का पानी होता है वो हम पानी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है। अब आजकल स्टडी अपनाई जा रही है कि खारे पानी को मीठा पानी में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ है टेक्निक है, लेकिन थोड़ा अभी उस लेवल पे चीजें आई नहीं है, दिक्कत, क्योंकि महंगा बहुत पड़ता है। एक खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सभी नमक निकालने पड़ते हैं। अब नमक निकालना, अब 25 तरह के नमक हो गए, सबको निकालने के लिए बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है। निकल तो जाता है लेकिन महंगा पड़ता है। अब पता लग रहा है कि 1 लीटर पानी जो है उसको ठीक करने में 1000 रुपए आ रहे, कॉस्ट आ रही है, तो कितना मुश्किल है फिर ये, ठीक है, महंगा पड़ता है फिर आपको। चलिए अब आता है महासागर। कुछ खास नहीं है, कोई खास नहीं है। महासागर मैं आपको बढ़ा दूंगा, मैं इसके अंदर से कुछ नहीं है। इन्होंने इसमें कुछ खास नहीं दिया। मैं आपको जो मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है ये वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए पहले हिंदी पढ़ते हैं फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। हम यहाँ खड़े हैं और हमारे ऊपर तक की जो हमारा जो वायुमंडल है उसको हमें अलग अलग जगह पे हमने डिवाइड किया गया है। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। हम जैसे ऊपर जाएंगे, हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो थोड़ा आगे जाएंगे तो ये पूरे इलाके को बोलते हैं शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मतलब पृथ्वी से थोड़ा 30 किलोमीटर तक हम ऊपर जाएंगे तो उस क्षेत्र को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर 30 से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो समताप मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। एक मिनट, मैं थोड़ा खुद ही हिंदी, कभी कभी हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ना खुद ही दिमाग बिल्कुल वो गायब हो जाता है। ये देखिए स्ट्रेटोस्फेयर, हाँ कभी हिंदी इंग्लिश में दिमाग। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मध्यस्फेयर, मियोस्फेयर, ठीक है। आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये रहता है। ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सबका अपना अपना काम होता है। इसको डिवाइड किया गया है शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। मैं फटाफट आपको स्टडी करा देता हूं जो मैं इसमें समझ में आएगा। देखिए आप नीचे खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो पृथ्वी पहाड़ों पे खड़े, ठीक है। तो पहाड़ों से लगभग आप जब जीरो से यानी जहां हम खड़े हैं वहां से 12 किलोमीटर तक की जो हाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे
उस 12 से 18 किलोमीटर तक की जो रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा, ट्रोपो 0 से लेकर 12-18 किलोमीटर तक की जो हाइट रहेगी उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का वो इलाका जहां पर जहाज उड़ते हैं, आपके सब कुछ उड़ता है, ये सब रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। वैसे जहाज जो है वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर भी उड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपका जितना मौसमी एक्टिविटीज होती है, मौसम की एक्टिविटी, बादल आते हैं, सब आपका ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है। ये हॉट बैलून होता है, ये भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, तो आप देखोगे स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप जहाज में फ्लाई करते हो तो एक वक्त के बाद जब जहाज बहुत हाइट में चला जाता है तो बादल जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं और आप बादल के ऊपर हो जाते हो। तो जितना भी बादल की एक्टिविटी होगी वो ट्रोपोस्फेयर पे होगी, और आप जब जहाज ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर पे जहाज उड़ता है। यहाँ पर खासियत क्या होती है, यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, तो जहाज को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी आप जहाज में फ्लाइट करो तो देखोगे कि जब जहाज बहुत हाइट में चले जाता है तो बहुत आराम से उड़ता है। बादलों में क्या होता है कि बिजली कड़क रही है, मौसम खराब हो रहा है, बरसात हो रहा है, तो वो उड़ने में दिक्कत आती है। तो पायलट का ध्यान रहता है कि किसी तरह जहाज को हम बादलों से ऊपर लेके जाएं जहां पर मौसमी एक्टिविटी ना हो पाए, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया आपका, ठीक है। फिर आकर मेसोस्फेयर आता है, जो आपका रॉकेट वगैरह आते हैं इसमें आता है। इसमें आपका जो मीटियोर्स आते हैं, मीटियोर्स का मतलब क्या था, जिसमें कर बताता आपको कि जो भी छोटे मोटे रॉक्स जो होते हैं जो अंतरिक्ष में हैं, जब पृथ्वी पर आते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो पृथ्वी पे जब पृथ्वी की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर पृथ्वी तरफ गिरते हैं, तो जैसे ही वो पृथ्वी पे गिरने लगते हैं तो पृथ्वी में जो वायुमंडल है, जैसे ही वायुमंडल में एंटर करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो इतनी स्पीड से आते हैं। और यहाँ पर वायुमंडल में क्या होता है, गैस होती है, गैस के एटम होते हैं, तो इनके बीच में आपस में टक्कर होती है उस छोटे छोटे गैस के एटम्स में। गैस एटम कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, इससे टक्कर होती है। तो क्या होता है, ये इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि वो जल जाते हैं ये। तो जो आप शूटिंग स्टार देखते हो ये आता है, आप सब एक्टिविटी मेसोस्फेयर में होती है। तो ट्रोपोस्फेयर में मौसम ही होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका जहाज उड़ते हैं, ठीक है। मेसोस्फेयर पे आप देखते हो कि मीटियोर्स होता है, शूटिंग स्टार मीटियोर्स जलते हैं, ये सब होता है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर के हाइट पे होता है, लगभग 90 किलोमीटर चलता है। उस पर थर्मोस्फेयर आता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर वगैरह में आपको यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पर थर्मोस्फेयर बोलते हैं और आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में आता है आइनोस्फेयर वगैरह। जो भी आप ये इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट तो नहीं बोलूंगा, जैसे आपके जो आपके ना टेलीफोन सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे आयंस होते हैं, यहाँ पे आयंस होते हैं। तो जो भी सिग्नल पहले पृथ्वी से आते हैं और यहाँ इन आयनोस्फेयर जाते हैं, आयनोस्फेयर से टकरा के वापस आते हैं। ये खास यहाँ पर जो स्फेयर होगा, यहाँ पर कुछ खासियत होती है कि जो भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो पृथ्वी से भेजे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, पहले आइनोस्फेयर पे आते हैं और वो टकरा के वापस पृथ्वी पे जाते हैं। ये सेम कहते हैं, आइनोस्फेयर कहते हैं। फिर ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या करता है, ये वो जगह है लगभग 3000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है जहां पर सैटेलाइट वगैरह, स्पेसक्राफ्ट वगैरह उड़ते हैं यहाँ पे। तो हर स्फेयर पे हमने देखा कि अलग अलग काम है। सबसे नीचे देखा ट्रोपोस्फेयर पे, वहां पर मौसमी एक्टिविटी होती है, मौसम वगैरह होता है, जहाज भी छोटे मोटे कभी उड़ते तो ही है जहां हम खड़े होते हैं। हम और हाइट पे जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर की खासियत ये होती है कि यहाँ पर जहाज बिल्कुल प्यार से उड़ता है, कोई बादलों के ऊपर उड़ता है, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं होती मौसम की यहाँ पर। उससे ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फेयर होता है। मेसोस्फेयर हम देखोगे कि मीटियोर्स वगैरह जल जाते हैं, शूटिंग स्टार वगैरह होते हैं, ये चलता है, ठीक है। फिर आता है थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में अगर इसे हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, तो वहां पर जो जितने भी सिग्नल्स है वो जाते हैं। और फिर एक्सोस्फेयर आता है, यहाँ पर हमें सैटेलाइट वगैरह देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझना है जो यहाँ पर इन्होंने एनसीईआरटी वगैरह ने किया है। शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल, इसको इंग्लिश में किया उन्होंने, ठीक है। बाकी चीजें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे बहुत सा समझाना पड़े। मैं फटाफट इसको चीज को अवॉइड करने की कोशिश की है, देखिए, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और, ठीक है। जैसे कि बायोस्फीयर की बात करते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि जो बायोस्फीयर क्या होता है, जीवमंडल क्या होता है, कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी जीवमंडल बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर इन लैंड को होता है जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। ये पूरा रहा, बाकी चीजें कोई खास नहीं है, हम इसको और एडवांस चीजें पढ़ते जाएंगे। बाकी आप रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आप खुद लगा लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई हुई हैं इसमें। ये आपका होमवर्क है,
डिस्कस हम कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये खुद आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसके अंदर। मेन चीजें थोड़ी एडवांस में गया हूँ, मेरा मकसद एडवांस है, क्योंकि जितने मैंने बातें बताई हैं वो एडवांस ज्यादा बताई हैं। बाकी चीजें आप खुद पढ़ लीजिएगा, बेसिक है, एडवांस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है कि आपका एडवांस ना छूट जाए। तो हम बाकी चीजों को हम और भी आगे पढ़ाएंगे, इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं गुजारा, क्योंकि कॉन्टिनेंट में क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्या है, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीजें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।